कराया जा रहा है सो एंड पे चले जाएं। जो सवाल क्लास में कराया जा रहा है आप उसको घर में जाके कर रहे हैं खुद, जितने भी क्लास वर्क का सवाल कराया जा रहा है। अब से होमवर्क भी साथ साथ दिया जाएगा, लेकिन क्लास वर्क का सवाल होमवर्क के सवाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। फिर होमवर्क के सवाल में ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगेगा। जी क्वेश्चन 3 इंटेंजिबल्स होमवर्क में दिया था। तो इंग्लिश फार्मास्यूटिकल लिस्टेड कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द लाइट ऑफ IFRS एक्सप्लेन। थ्योरी का सवाल है। इसने डेवलप किया है और फिर अपने नाम लगवा लिया है, पेटेंटेड अपने नाम लगवा लिया। 2 न्यू वैक्सीन्स, दो नई वैक्सीन्स हैं जिनको अपने नाम लगवाया है, कोरोना और डेंगी, A एंड B सॉरी, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 मिलियन एंड 120 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो डेवलप किए हैं भाई, डेवलप इंटरनली जनरेटेड है। तो मोहतरम ना ये ब्रांड है, ना एसेट है, ना पब्लिशिंग टाइटल, ना कस्टमर लिस्ट है, ना गुडविल है, तो इसलिए ये इंटेंजिबल है। Based on the market analysis, it is estimated that vaccine A would generate revenue of 300 million per annum for next 5 years, whereas vaccine B would generate annual revenue of 80 million for an indefinite period. भाई ये एनुअल रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसका मतलब है फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। अब इन अमाउंट्स को हमने कुछ करना है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लें। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड बस यूज करके हमने अमोर्टाइजेशन निकालनी है, अमाउंट्स का तो कुछ नहीं करना। अमाउंट सिर्फ इसलिए ऐसे ही बता रहा था परेशान करने के लिए कि आप इनका भी कुछ करें। तो अमोर्टाइजेशन कैसे निकालनी है वैक्सीन ए की 160 डिवाइडेड बाय 5। अब पता नहीं कब डेवलप हुई है, तो साल के पहले दिन ही होगी बताना चाहिए था इसको, आजकल बताता है, वैसे ये बहुत पुराना पेपर है। अच्छा, और दूसरे को हम अमोर्टाइज लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ये बातें लिख के आनी है। पॉइंट 2, ₹6 मिलियन वॉज पेड फॉर अ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। 6 मिलियन आपने पे किया टीवी एड को, जियो वालों को आपने 6 मिलियन पे किया है। डेट विल कवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम यकम मई 13 टू 31 अक्टूबर 13। जिसके बाद एक एड चलेगा यकम मई 13 से 31 अक्टूबर 13 तक। मई जून 2 महीने हमारे साल के, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अगले साल के 4 महीने। तो 6 महीने ये एड चलेगा जिसके आपने पैसे पकड़ा दिए। वॉज पेड for a television advertisement. The director believed that campaign would help achieve the sales growth of 8% for next। ये लाइन इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमें परेशान कर रहा है कि शायद हम एडवर्टाइजमेंट को पागल बन के 2 सालों पे फिर अमोर्टाइज करने लग जाएं। तो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट से इंशाल्लाह मेरी सेल 2 साल तक 8% ग्रो करेगी। तो एडवर्टाइजमेंट से सेल जितनी मर्जी ग्रो करे, एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा है। लेकिन एक छोटी सी बात है मोहतरम, खर्चा तब रिकॉर्ड किया जाता है जब खर्चा इनकर हो। खर्चा इनकर ना हो तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अब अकाउंटिंग क्या बनेगी इसकी, वो जरा आपने समझने की कोशिश करनी है। 6 वॉज पेड तो 6 साल पे हुआ होगा, 6 वॉज पेड तो 6 साल पे हुए 30 जून 13 के साल में। लेकिन इसने खर्चा, इस खर्चे ने फायदा कितना सा देने, मई जून हमारे साल, जुलाई का सितंबर अक्टूबर अगले साल। तो अब आप मुझे बताएं, ये हमारा साल हो गया, ये अगला साल हो गया। हमारे साल में ये खर्चा कब फायदा देगा, मई जून, और अगले साल में। तो ये एड क्या 6 महीने तक चलता रहेगा? तो मुझे बताएं 2 महीने का खर्चा मैं रिकॉर्ड कर लूं या 6 महीने का? अगर दूसरे महीने के एंड के ऊपर जियो वाले हमें कहें हम आपका ऐड चलाना बंद कर देंगे, तो क्या हम उनसे पैसे वापस मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि माहिदा क्या हुआ था, कितने महीने ऐड चलेगा, 6 महीने ऐड चलेगा। तो अब आप बता दें हमारे साल के अंदर 6 मिलियन की क्या एंट्री होगी। यकम मई को समझ लें हमारे साल के अंदर, हमारा साल कौन से 2013, हमारे साल में क्या एंट्री होगी? हमारे साल में एंट्री कर दें, आप ऐसे कर दें, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, कितना 6 का जो आपने पे किया। नहीं, सबर 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 नाइफ थले सा, सबर सबर सबर। ये हमारे साल में एंट्री करते हैं, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे ही पैसे पे करें। और फिर मई और जून का महीना जब गुजरे तो 30 जून पे खड़े होके खर्चा बना लें 2 को और प्रीपेड को खत्म कर दें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? P&L में जाएगा 2 और बैलेंस शीट में जाएगी प्रीपे में 4। बात सुनो फिर बात करना। तो एक्सपेंसेस में कितना जाएगा? 2 और बैलेंस शीट में 4। चलें जी, नोट कर लें, ये हमारे साल की एंट्रीज हैं। जी मोहतरम, एसी चला दो, कोई चला दे भाई एसी। सबके लिए बांट दें, दिखाएंगे। इसमें आज वाले भी साथ ही हैं, चलो बांट दो। 20-20, 15-15 कॉपीज रख दो बस अंदाजन। ओके, बस अंदाजे से 15 रख दो, आगे चलिए।
पूरा सेट अपनी रो में ना घुमाया करें, अपने रो के बंदे गिन के, बाकी एक सफ़े पीछे चला दिया करें। भाई इधर भी देना, इधर कम थे। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा दो ना, ज़्यादा ज़्यादा दो। ओके जी, अब इसकी अंग्रेजी बताएं। भाई इस रो में 3 और चाहिए, सेकंड रो में, थर्ड रो में भी 2 और चाहिए। जी मोहतरम, अब बता दें कितने लोगों को कॉपीज नहीं मिली। ठीक है, कॉपीज करा लें भाई, हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को कॉपीज नहीं मिली। भाई 4 कॉपीज करा लो, और 5 10 करा लो एहतियातन। ओके, क्या लिखेंगे जी? हाँ, ये 38 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ये जरा पुरानी अंग्रेजी होती थी, आजकल तो बड़ी प्रॉपर अच्छी अंग्रेजी मैं आपको बताई थी। ये 38 प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हाउएवर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू should be recognized as and rupees 2 million should be recognized as an expense। ये भी तो लिखना चाहिए ना, and rupees 2 million should be recognized as an expense। 2 मिलियन को हम खर्चे में डाल देंगे। और इधर भी अगला सवाल आसानी था, स्टाफ की ट्रेनिंग है। प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन, सो इट शुड बी ना, सो इट शुड बी चार्ज टू एसओसीआई इन द ईयर इट इज इनकर्ड। बात हो तो डंके की चोट पर, इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो अगला सब पॉइंट वैसे ही आसान था, स्टाफ ट्रेनिंग थी, इसको खर्चे में डालना था। भाई देखो, इतना सवाल में इतने मार्क्स नहीं थे। इनिशियल रिकॉग्निशन वगैरह अगर आपने लिखनी थी तो आप कह सकते हैं, इट इज, ये लिखा हुआ है इसमें, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये 2 बातें तो लिखी हुई हैं। इनिशियल मेजरमेंट में आपने लिखे थे, शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज, पता नहीं कितने मिलियन था, 160 एंड 130। वो बात लिख सकते हो बिल्कुल उन्हीं हेडिंग्स के अंदर। हेडिंग ना लिखो, हेडिंग ना लिखा करो आप भी, सोल्यूशन में हेडिंग्स ना लिखा करें, सोल्यूशन के अंदर बस इसी तरह इंग्लिश, उन्हें से पता चल जाएगा हेडिंग्स पर से सोच के आए हो। इस तरह अंग्रेजी लिखोगे वो कहेगा यार ये तो 8 लाइनें लिख गया दादा। अच्छा ओके, आगे चलें। अगला कौन सा सवाल था? जानलेवा था, आपने जान ले ली उसकी, उसने जान ले ली आपकी। अब तेरी का जज्बाती ना हुआ करें। साकिब लिमिटेड बिगेन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग एन intangible. The following is a summary of the costs that R&D department incurred. 1,80,000, 1,80,000। अच्छा, आखिरी साल जो 80,000 होता है ना, वो नहीं पता होता कब तक हुआ। हो सकता है वो आखिरी पूरा साल हुआ हो सकता है आखिरी साल कुछ महीने हुआ हो। अगर अभी तक काम चल रहा हुआ तो पूरा साल हुआ होगा आखिरी वाला 80,000। अगर काम ना चल रहा हुआ तो पता नहीं कितने महीने हुआ होगा। ओके, the cost listed above were incurred evenly throughout each year. Incurred evenly यानी अगर 12 महीने का 12 लाख खर्चा है तो 1 महीने का 1 लाख रुपया खर्चा है। The cost listed, अच्छा छाड़, included in cost in 2011 नहीं, included in cost in 2011 are admin खर्चे that are not considered to be directly attributed to, तो इसमें से कितना माइनस कर दें? 60,000 को माइनस कर दें। आगे, first 2 months of the year were dedicated to research and then development began from March 11, but all 6 recording criteria were only met on April। जनवरी फरवरी क्या चली? मार्च में क्या चली? बुरी वाली डेवलपमेंट, और 1 अप्रैल से अच्छी वाली डेवलपमेंट। 60,000 को तो सीधा सीधा फारिग करना है क्योंकि ये तो है ही नहीं। पीछे कितना बच गया? 1,20,000। ठीक है, जनरल एंट्रीज करनी है मुझे पता है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ कैपिटलाइज वाली अमाउंट आपको निकाल के देने लगा हूं। जनवरी फरवरी कहाँ डालना है? रिसर्च में। मार्च कहाँ डालना है? वो भी एक्सपेंस में। पीछे क्या बच गया? 9/12। 9/12 को कैपिटलाइज करना है, कितना हो गया? 90,000।
पॉइंट सी, इंक्लूडेड इन कॉस्ट इनकर्ड इन 12 आर एडमिन कॉस्ट ऑफ डेट आर कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। तो फिर इस 1 लाख में से कुछ माइनस करने की जरूरत, और आपको पता है अभी चल भी अच्छी वाली फेज रही है, तो बस 90,000 के नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 90,000 के नीचे मैंने एज इट इज 1 लाख लिख दिया, कोई मसला नहीं है इसमें, तो इसलिए इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे पूरे को। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इनकर्ड इन 2000 आर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ डेट आर कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू, और प्रोजेक्ट मेरा नहीं ख्याल कंप्लीट हुआ है, बस ट्रेनिंग चल रही है साथ साथ स्टाफ की कोई, तो 30,000 इसको क्या कर दिया, कितना बचा, तो फिलहाल ये सारा कैपिटलाइज होगा, और इसको अगर टोटल कर लें तो बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे जा सकता है। क्वेश्चन 5 आज कर लीजिएगा। हाँ, कल मैंने बताया था कि अगर एडमिन खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा सकें तो कैपिटलाइज होंगे, और अगर एडमिन खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूट ना किए जा सकें तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। तो इस सवाल में देखें, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट आर एडमिन कॉस्ट ऑफ 20,000 डेट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। इस 1 लाख में 20,000 एडमिन का खर्चा पड़ा है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, बाकी 80,000 को साइंसदानों की तनख्वाहें होंगी, तो वो जो बाकी 80,000 और इसमें पड़ा हुआ 20,000 दोनों को कैपिटलाइज करना है, इसलिए 1 लाख को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। 1 मिनट, हाँ पॉइंट डी, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इन 2013 ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ आर कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली। हाँ और भाई ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट जितना मर्जी डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर दो, आपके कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे, सिर्फ एडमिन और सेलिंग के बारे में स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि कैपिटलाइज होंगे। ट्रेनिंग और रिसर्च को आप जितना मर्जी खींचतान के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पैरा 67 था ना, जहां पैरा 67 लिखवाया था, ये रूल सिर्फ एडमिन सेलिंग के लिए था। अच्छा सवाल आपने पूछा, ओके क्वेश्चन 5 कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहे जरा, IAS 38 साथ साथ होमवर्क में। आज मैंने नोट्स अगर हार्ड फॉर्म में दिए हैं तो उनमें एंड पे डाल लें होमवर्क में, ये भी आज के होमवर्क में सेकंड लास्ट सफ़े पे। ऑनलाइन वाले तो अपने जो नोट्स अपलोड हुए हैं वहां से देखें, वो इसको छोड़ें। आप हजरात जिनको मैंने फिजिकल फॉर्म में बांटे हैं नोट्स, अच्छा जी कल वाले नोट्स निकाल लें। छोड़े मेरे साथ वाले को नहीं मिलना, आप लोग इधर आए बस। हाँ मैं अच्छा जी, कल हमारी बात चली थी, मैंने आपके आने से पहले ये नोट किया हुआ था कि टोटल हमने लीजिंग कंपनी को 520 देने हैं मशीन के, उसमें से प्रिंसिपल की मद में 412 देने हैं और इंटरेस्ट की मद में 108 देने हैं। किसी ने घर में जाके अकेले में यकसुई में बैठ के ये तो नहीं नोट किया था कि इसका टोटल क्या होगा, 520, इसका टोटल 412 और इसका टोटल 108। तो बैलेंस के कॉलम के टोटल की तो कोई तुक नहीं बनती। वो BRS याद है बचपन में, जो बैंक स्टेटमेंट नहीं बैंक स्टेटमेंट, आपने अकाउंट में 60 रुपए जमा करवाए तो बैलेंस में कितने आ गए, 60। आपने अकाउंट में 10 रुपए जमा करवाए और तो बैलेंस में कितने आ गए, 70। अब आप ये कहेंगे मेरे पास 150 हो गया है, 130 हो गया, ये कहेंगे। बैलेंस के कॉलम की कुछ तुक होती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट मंगवाओ, अपना बैलेंस का कॉलम पकड़ो और टोटल मारने लग जाओ। किसकी जायदाद है, किसी की नहीं है। तो 60 रुपए जमा कराए तो बैंक में कितने पड़े हुए हैं, 10 और जमा कराए तो बैंक में कितने पड़े हुए हैं, 70। इसलिए बैलेंस के कॉलम का टोटल करने की कोई तुक नहीं है। तो टोटल कितना दे रहे हैं, 520, प्रिंसिपल की मद में और इंटरेस्ट की मद में 108। कितने लोगों ने ये नोट किया था कल घर में, ओके। अच्छा जी, कल एक बात चल रही थी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म के ऊपर। लीगल फॉर्म क्या है, ये लीगली 4 साल किसके नाम रहेगी मशीन, लीगल डॉक्यूमेंट्स में किसके नाम रहेगी, बैंक के। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, मशीन से यूनिट्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लेसी कर रहा है। तो इसलिए फिर एसेट कौन बना ले अपनी किताबों में, लेसी। लेसर ने किताबों में क्या करना है, ये बात की बात है, लेसी अपनी किताबों में एसेट बना ले। मुझे महसूस हो रहा है आपकी आंखों के इशारों से जैसे अब कल आए नहीं थे, कल आए थे आप, ओके। तो ऐसे क्यों कर रहे हो। अच्छा तो हम क्या देखेंगे, बोले
रियलिटी देखेंगे, लीगल फॉर्म नहीं देखेंगे। तो किसको अभी हम कहेंगे अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड करें? लेसी को। चलें जी जनरल एंट्रीज करना शुरू करें। जर्नल एंट्रीज। FR2 भी ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, वो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। और अभी भी कोई बच्चे पूछ रहे होंगे अच्छा फिर क्या लिखते हैं, मुझे तो यही पता था। जर्नल एंट्रीज, JOURNAL। जी सबसे पहला साल कौन सा जी? ईयर एंड 31 दिसंबर 2010। चलें जी 1 जनवरी 2010। इधर बीबी है, पीवी है? पीवी है, इधर बीबी नहीं है। ओके खामोश। अच्छा जी नाउ एसेट उधार पे ले रहे हैं, पैसे उधार पे ले रहे हैं? किस्तों पे एसेट खरीद रहे हैं। अगर पैसे उधार पे लेते तो क्या एंट्री होती? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। अभी पैसे उधार पे ले रहे हैं या एसेट उधार पे ले रहे हैं? एसेट उधार पे ले रहे हैं। इस एसेट को ना हम मशीन के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते। ये इसकी वजह है कि क्योंकि ये मशीन के नाम से रिकॉर्ड कर लें तो ये IAS 16 जैसा एसेट महसूस होगा। तो IAS 16 तो इस पे लगना नहीं, क्योंकि ये ओन्ड एसेट नहीं है, ये लीज्ड एसेट है। इसलिए इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं राइट ऑफ यूज। ये होता एसेट ही है, इस्तेमाल करने का हक। ब्रैकेट में पहला दिन है ना आज, तो मशीन लिख लेते हैं। तो मशीन डेबिट, मशीन डेबिट। लेसी अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा। लेसी की बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, प्लीज लेसी की बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं। तो उधार लिया है या मशीन ली है? मशीन ली है। पैसे उधार नहीं लिए, मशीन उधार पे खरीदना चाहते हैं। अच्छा पैसे मशीन के 1 जनवरी को दे दिए या थोड़े थोड़े करके देंगे? तो अभी लायबल फील करें या कैश पे करके खरीद लें अभी आज ही? अगर आज कैश पे करें तो 412 की तो मिल नहीं रही है। आज कैश पे करें तो 412 की मिल नहीं रही है, लेकिन हमने आज पैसे नहीं दिए, पैसे थोड़े थोड़े करके देने हैं। तो मुझे बताएं लायबल जो है वो जैसे ही आप चीज खरीदते हैं तो लायबल आप उसके प्रिंसिपल के लिए करते हैं या लायबल उसके इंटरेस्ट के लिए करते हैं? दोनों के लिए करते हैं। अच्छा चलें ये जो आपने बोंगी मारी है इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मिसाल देता हूं आपको एक। आपने वापडा का मीटर लगवाया। वापडा का मीटर लगवाने के वक्त 20,000 30,000 रुपए को फीस जमा करानी होती है। जैसे ही मीटर लगवाया आप 30,000 की फीस के लिए लायबल फील करेंगे मीटर लगवाते ही, या अगले 50 सालों के बिल के लिए भी लायबल फील करेंगे? अगले 50 सालों के बिल के लिए क्यों नहीं लायबल फील करेंगे? अभी बिजली इस्तेमाल नहीं की। तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे ही आपने ये गाड़ी उधार पे ली तो उधार पे लेते ही आप लायबल अपने आप को 412 के लिए फील करेंगे लायबल अपने आप को, या इंटरेस्ट डाल के 520 के लिए लायबल फील करेंगे? तो जिस तरह बिजली का बिल वक्त गुजरने के साथ कंधों पे बोझ बनता है, इसी तरह लीज्ड एसेट का इंटरेस्ट कब हमारी लायबिलिटी बनेगा? अगर खुदा ना खास्ता हम ये लीज कैंसिल करवा लें तो हमें सिर्फ एसेट वापस करना पड़ेगा या 5 सालों का 4 सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? सिर्फ एसेट वापस करना पड़ेगा। तो बता दें हम लायबिलिटी लीज की या लोन की लायबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट से रिकॉर्ड किया करेंगे या टोटल अमाउंट से? प्रिंसिपल को इधर हमने क्या कहा है? प्रेजेंट वैल्यू। तो फिलहाल किसके लिए सिर्फ लायबल फील करें? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। साथ साथ फिर इंटरेस्ट का भी देखते रहेंगे। तो फिलहाल आप इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, ये आप नोट कर लें। फिर मैं जरा मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं बचेगी। एंट्री बताएं 412 की। हम राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज लायबिलिटी, प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू? निरेशन लिखनी है, लिख लें एक्वायर्ड लीज्ड एसेट। निरेशन में से आजकल पता नहीं आई कि आपने लिखनी खत्म की हुई है, लिखनी चाहिए वैसे एंट्रीज में साथ साथ। एक्वायर्ड लीज्ड एसेट पिछले 1-2 साल से जो सोल्यूशन आ रहे हैं उसमें निरेशन नहीं लिख रहा। ओके 31/12/2010। 31/12/2010 को क्या पहली किस्त पे करने जाएंगे? पहली किस्त पे करने जाएंगे। बताएं जी आपकी जेब से, एलआईसी की जेब से किस्त कितनी जाएगी? 130। सोचें जरा 130 से कैश आ रहे जा रहे। तो जरा एंट्री सोचे किस्त पे करने की एंट्री। कैश क्रेडिट कितने से? ये एंट्री है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप करते थे। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज डेबिट
क्रेडिटर क्रेडिट। स्टॉक उधार पे नहीं खरीदा, मशीन उधार पे खरीदी। और फिर अगली एंट्री करते थे, याद होगा, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। तो उसी तरह की एंट्री, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। तो जैसे एंट्रीज करते थे, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब इससे मिलती जुलती एंट्री, कितनी किस्त जा रही है, कितने से? लाइबिलिटी 412 थी प्रिंसिपल वाली, उसमें से कितनी लाइबिलिटी पे हो गई? 89। लाइबिलिटी रिकॉर्ड कितने पे की है? 412 का कितना हिस्सा पे हो गया? 89। तो लीज लाइबिलिटी को कितने से कम करें? क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। पहली एंट्री परचेज डेबिट क्रेडिटर या लाइबिलिटी, दूसरी एंट्री क्रेडिटर डेबिट। लेकिन क्रेडिटर को इतना लेट पेमेंट नहीं करते थे कि वो इंटरेस्ट मांगे, इसको हमने लेट पेमेंट किया साल, तो इसलिए वो साथ क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। आप बता दीजिए, एंट्री टैली नहीं हो रही, ये एंट्री क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट से थोड़ी सी जरा एडवांस्ड एंट्री है, तो इसको टैली कैसे करें? 41 रुपीज से टैली करेंगे। बैलेंस के कॉलम की जनरल एंट्री भी कोई नहीं है, जैसे बैलेंस के कॉलम का टोटल नहीं करना ना, उसकी जनरल एंट्री भी कोई नहीं है। तो बताएं क्या खर्चा रिकॉर्ड करे लेसी या इनकम रिकॉर्ड करे? उधार पे चीज ली है या उधार पे चीज किसी को दी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 41। इंटरेस्ट एक्सपेंस को सफे के टॉप पे लिख लें, फाइनेंस चार्जेस भी कहते हैं। कल नहीं आए थे? अच्छा, अभी नहीं मिले। हाँ ठीक है, अभी भाई अभी सब्र कर लो। ओके, अच्छा भाई, अगला काम ये करना है कि मशीन आ रही है ना, तो मशीन को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। मशीन को क्या करना पड़ेगा? अब आपने ये नहीं सोचना कि लीगल ओनरशिप तो किसके नाम है? बैंक के नाम है। तो बैंक क्या अकाउंटिंग कर रहा होगा वो भी हमने नहीं पढ़नी। फिलहाल हमने रियलिटी क्या देख ली है, कौन एसेट रिकॉर्ड करे? जो एसेट को एंजॉय कर रहा है। कौन एसेट एंजॉय कर रहे हैं? तो जब एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर एसेट रिकॉर्ड करने वाला साथ क्या रिकॉर्ड करेगा? डेप्रिसिएशन। जहां भैंस होगी वहां दूध होगा, जहां मुर्गी होगी वहां अंडे होंगे, जहां मशीन आएगी वहां डेप्रिसिएशन आएगी, और जहां लायबिलिटी आएगी वहां इंटरेस्ट आएगा। बोले जो नहीं अच्छा छोड़ें आप। 31/12/2010 जनरल एंट्री बोलें जी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कितने सालों में लीज खत्म हो जानी है? 4 साल की लीज है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मशीन कितने पे पड़ी हुई है? 412 पे, डिवाइडेड बाय 4, 103। हाँ, इस पे लंबी बहस है, इंशाल्लाह परसों हम बहस करेंगे कि जिस तरह हमने इंटेंजिबल्स में बहस की थी ना, अमोर्टाइजेशन कितने अरसे पे करते हैं, तो कभी लीगल लाइफ यूज शॉर्टर, और समझाते 2-3 दिन लग गए थे। तो फिलहाल मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि लेसी डेप्रिशिएट कितने अरसे पे करता है। फिलहाल सवाल में एक ही चीज गिवन है कि लीज कितने साल चलनी है? 4 साल। इधर भी कोई शॉर्टर के रूल है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी सवालों को थोड़ा एडवांस होने तो फिर देखेंगे। तो कितने साल लीज चलनी है जी? 4 साल। तो हमने कितने साल पे डेप्रिशिएट कर दिया? 4 साल के ऊपर जी। एनी क्वेश्चन यहां तक? फिर आगे जी बताएं जी, उधार पे चीज लेने की क्या एंट्री होती है? परचेज डेबिट। उधार उतारने की एंट्री क्रेडिटर डेबिट, लेकिन उधार अगर लेट उतारें तो क्रेडिटर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और आगे बोलें कैश क्रेडिट। लायबिलिटी तो खत्म होगी ना, लायबिलिटी डेबिट, और लायबिलिटी खत्म होते होते 0 तक जाएगी। लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट डेबिट। ओके, अगला साल कौन सा बनेगा? 31/12/11। अच्छा ये याद रखिएगा, लीज के टॉपिक में ना कई दफा बात करते करते पता नहीं बंदा कहाँ निकल जाता है। मतलब इस बात का ये है कि सवाल की रिक्वायरमेंट हो सकता है कोई चीज बनाना ना हो, लेकिन फिर भी हम बना रहे हो, तो इसलिए उसमें आप परेशान ना होइएगा। सवाल में तो ये मांगा हुआ है, आप ये करें। समझने के लिए हम ज्यादा सालों की भी जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। फिलहाल पता नहीं सवाल ने कितने सालों की मांगी हुई है? 2 सालों की मांगी हुई है।
लेकिन अगर मैं 3 सालों की भी कर देता तो आपने फिर ये नहीं कहना था कि सवाल में तो कुछ और लिखा हुआ है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। ओके जी भाई, अगले साल एसेट लीज पे लेंगे? अगले साल एसेट लीज पर नहीं लेंगे। अच्छा अगली चीज बताएं, अगले साल किस्त पे होगी, किस दिन पे होगी? एंट्री बताएं। और या कैश क्रेडिट कितने से? जी ये लाइबिलिटी कितने पे क्रिएट की थी? 412 पे। 412 में से कितना पे हो गया? 98। तो लीज लाइबिलिटी जी 98 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 32। तो अगले साल जो है वो एसेट तो लीज पे नहीं लिया, लेकिन किस्त पे होने की वजह से उधार कम हो गया हमारा। ओके क्या ये मशीन अगले साल चलाई भी होगी वैसे हमने? तो फिर मशीन डेप्रिशिएट भी होगी, जाहिर बात है, वैल्यू लूज की होगी। 31/12/11 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, स्ट्रेट लाइन ही चले 103। ओके अब आप हजरात प्रॉफिट एंड लॉस बनवा के देंगे और बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बन सकेगी क्योंकि डेटर, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन के कैश, बैंक का डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके ऑर्गेनाइजेशन का नाम MTL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ऑन 31/12/11 इसको कर लें, फिर 10 कंपैरिजन में खुद ही आ जाएगा। 31/12/11 यहां लिख लेते हैं, 10 कंपैरिजन में खुद ही आ जाएगा। मुझे बता दें कंपैरिजन आपका किस साल के साथ होता है? कंपैरिजन तो पिछले साल के साथ हो सकता है ना। आप ये तो नहीं कह सकते मैं अपना कंपैरिजन अगले साल के रिजल्ट के साथ कर लेता हूं। नहीं, आपका कोई रिजल्ट आया तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे, अगले साल से तो नहीं। तो अगर 11 में लिख लेता हूं तो उसमें कंपैरिजन में कौन सा साल आ जाएगा? 2010 का। अच्छा और इसमें एक नॉर्म है कि हमारा साल पहले लिखा करें, हमारा साल पहले लिखा करें और तुम्हारा साल बाद में। नहीं तो और हमारे से पिछला साल बाद में लिखा करें। तो 2011 और 10 की क्या बनानी है जी? बैलेंस शीट। अच्छा और क्या बनाने जी? और क्या पसंद करेंगे आप? घर से आए हैं नाश्ता किए बगैर, क्या पसंद करेंगे? SOCI पसंद करेंगे? SOFP हो गया और SOCI एज ऑन या फॉर द ईयर? फॉर द ईयर। 30 जून 2000, 31 जून नहीं 31/12, 31/12/2011, 2012 और 2000, अच्छा 11 और 10, मादरत 2011 और 2010। अच्छा पहले P&L बनवा दें, वो जरा फौरन आप बनवा देंगे। मुझे बताएं जनरल एंट्री से देख लूं इंटरेस्ट या इस वर्किंग 2 से देख लूं? अगर आपको डायरेक्ट पेपर में P&L बनाना आ गया तो फिर पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे। आप बोलें जनरल एंट्री से देख लूं या वर्किंग 2 से देख लूं? वर्किंग 2 से इंटरेस्ट देख लूं। तो इंटरेस्ट कोई निकालने की जरूरत नहीं। 2010 के साल का इंटरेस्ट कितना है? 41। 2011 के साल का इंटरेस्ट कितना है? 32। तो बताएं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेगेटिव के साथ लिखने की जरूरत नहीं, बस एक्सपेंस का लफ्ज लिख दिया ना आपने, एक्सपेंस ही है। 2010 में कितना इंटरेस्ट है जी? और 11 में 32। और अगर मैं 12 की भी बनाऊं तो 23। ओके डिप्रिसिएशन तो आपको वहां से नहीं मिला करेगी हजरत, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने जो है वो एंट्रीज में निकाली हुई है। तो अगर पेपर में एंट्रीज नहीं की तो यहाँ ऐसे खुद ही निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। 412 पेपर में अगर जनरल एंट्रीज नहीं की तो खुद निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। 412/4। किसको डेप्रिशिएट करना है? हमेशा राइट ऑफ यूज को, राइट ऑफ यूज को। 412 को डेप्रिशिएट करना है। इसको क्या किया करेंगे? डेप्रिशिएट। छोटा सा आपने समझने के लिए हमने लिख लिया, इस 412 को डेप्रिशिएट किया करेंगे, ये बातें बड़ी जरूरी हैं। इस 412 को डेप्रिशिएट किया करेंगे। 412/4 बंद है।
तो लेसी की बैलेंस शीट में छोड़ें, P&L में बताएं क्या क्या आया करेगा। हाँ, मशीन अंडा देगी डिप्रिसिएशन का P&L में जाके, और लीज लायबिलिटी अंडा देगी इंटरेस्ट का। तो क्या नजर आया करेगा P&L में? इंटरेस्ट। और अब इधर डेप्रिसिएशन आ रही है तो बैलेंस शीट में तो फिर कोई मशीन नजर आनी चाहिए, और इधर अगर कोई उधार इंटरेस्ट आ रहा है तो इधर कोई उधार नजर आना चाहिए। तो बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? बोले राइट ऑफ यूज नजर आएगा और लीज लायबिलिटी नजर आएगी। क्लियर? तो P&L में बता दें क्या क्या जाएगा? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट के अंदर जल्दी जल्दी बताएं। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स, अल्लाह भला करे आपके साथ वाले का, आप भी किसी के साथ ही बैठे हुए हैं। लाओ यार इधर कैमरा, ये डाउनलोड कर ली मैं आपने 2019 की पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउन खीर हो गई है तो अनबिलीवेबल। इसका पेज नंबर 170 खोला हुआ है मैंने, पेज नंबर 170। ये क्या आ रहे हैं? नॉन करंट एसेट पीपी, ये तो ओन्ड होंगे ना, ओन्ड होंगे। ये क्या आ रहा है? राइट ऑफ यूज, ये लीज्ड वाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ा हुआ है आपने, और ये इन बाकी अभी आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई ना फीस की भी। अच्छा चलो आ जाओ इधर। तो राइट ऑफ यूज बोले ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में कहां नजर आता है? एसेट्स में, और एसेट्स में भी किसमें? नॉन करंट एसेट्स में। तो फिर लायबिलिटीज में भी क्या नजर आ रही होगी? बैलेंस शीट में क्या नजर आ रही होंगी? लायबिलिटीज में। कौन सी लायबिलिटीज? और इनका कोई करंट पोर्शन भी नजर आ रहा होगा, करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। चलें ये भी बाद में बात करते हैं। अच्छा, तो बैलेंस शीट के फेस पे क्या नजर आ रहा है? बोले राइट ऑफ यूज नजर आ रहा है। पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं या सिर्फ उसके एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं? तो फिलहाल नॉन करंट एसेट की हेडिंग देके क्या लिखने बोले राइट ऑफ यूज। अच्छा निकलवाएं जरा, कैसे निकलाएंगे पहले साल का? अब बीवी निकालनी पड़ेगी, बीवी नहीं छोड़ेगी, बीवी निकालनी पड़ेगी। बीवी निकालें 400 माइनस 103 309। ये वाला 412 माइनस ये वाला 103। एक अगर 2010 के एंड पे खड़े हैं तो अभी फिलहाल कितने साल डेप्रिशिएट हुए हैं? 1 साल। तो ये 309 कैसे निकला अगर किसी ने लिखना है? 400 माइनस 103। अच्छा अगले साल 400 दो तरीके से बता सकते हैं, आपको बताइए। 412 माइनस 103 माइनस 103, या 309 माइनस 103, एक ही बात है। 412 माइनस 103 माइनस 103। तो अब हमारे खड़े होकर एसेट कितने साल डिप्रीशिएट हो गए? 2 साल जी। 206। जल्दी करें। नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा राइट ऑफ यूज, इस्तेमाल करने का हक। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर वो नजर नहीं आएगा इसमें। ये तो बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स की तरह है, पहले 1 साल की डेफिसिट माइनस की, फिर 2 साल की। ओके, अब क्या हेडिंग देनी है जी? लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या लाया? बिल्ली लाया। नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर इसके बाद करंट वाली बिल्ली लाया, करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, नहीं वो छोड़े। लीज खत्म होने के बाद हमारे एसेट का क्या बनेगा वो एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ लीज को चलाने की एंट्रीज हमारे सिलेबस में। अच्छा मुझे ये बताएं कि 31/12/2010 की रात को आपके ख्याल से कितनी लीज लायबिलिटी, याद रखिएगा प्रिंसिपल होता है, अभी इधर लिखा था लीज लायबिलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल। आप मुझे बता दें 31/12/10 की रात को खड़े होके कितनी लीज लायबिलिटी का बैलेंस है? कितना बैलेंस है लीज लायबिलिटी का 31/12/10 को? क्या आपने 31/12/10 की शाम 5 बजे तो बैंक में ये 130 की किस्त जमा करा दी होगी?
31 दिसंबर को शाम 5 बजे बैंक बंद होने से पहले पहले आपने 130 की किस्त जमा करवा दी होगी। जब आपने 130 की किस्त जमा करवाई होगी तो उसमें प्रिंसिपल की मद में कितना दिया? तो बताएं, प्रिंसिपल या उधार था कितना, उतरा कितना, फिर कभी कितना उतरेगा? 323 फिर उधार उतर जाएगा। तो ये उधार वैसे कितना होगा आपके ख्याल से? 323। ये 323 बाद में उतर जाएगा। चलें जी, दोबारा बताएं कितना उधार था? 31/12/2010 पे खड़े हैं हम। 31/12/2010 पे शाम 5 बजे खड़े हैं या रात 11:59 पे खड़े हैं? रात 11:59 पे खड़े होकर बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 31/12/10 की रात को जब 11:59 PM पे खड़े होकर हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो 5 बजे हमने ये पे कर दिया होगा, या ये भी पेएबल में ही पड़ा रहने दें? पे कर दिया होगा। तो लिया कितना उधार, कितना पे कर दिया, कितना पे कर देंगे? 323 पे कर देंगे। लेकिन ये 323 ना, आपकी लायबिलिटी तो जरूर है, 323 आपकी लायबिलिटी तो जरूर है, लेकिन 323 के तोड़ के कितने हिस्से करने हैं? 2 हिस्से करने हैं। 323 के तोड़ के 2 हिस्से करने हैं। 323 का कितना हिस्सा 1 साल के अंदर अंदर आप पे करने, फ्यूचर के 1 साल के अंदर अंदर? 323 का कितना हिस्सा 1 साल के अंदर अंदर पे कर देने? 98। और 323 का कितना हिस्सा 1 साल बाद पे करना है? वो चाहे 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 5 साल हो, 6 साल, 10 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताएं 323 का कितना हिस्सा, कितनावां हिस्सा आपने 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना है, और कितनावां हिस्सा 1 साल के बाद पे करना है? 107 प्लस 118, टोटल करें जरा। 107। ओ, ये फिगर इसके बराबर इत्तफाकन नहीं आ रही, ये आया करेगी हमेशा इसके बराबर, ये इसके बराबर आया करेगी। तो हमारी अब मेथोडोलॉजी क्या होगी? करंट पोर्शन की डेफिनेशन पता क्या होती है? करंट पोर्शन की होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना, जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर देना, उसे क्या कहते हैं? करंट पोर्शन। जैसे आप सीए की फीस देखें तो आप कहें यार 1 साल के अंदर अंदर मैंने 3 सब्जेक्ट जमा 3 सब्जेक्ट 6 महीने, 6 सब्जेक्ट तो मैंने लेने हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो 20,000 ज़रब 6 सब्जेक्ट, 1,20,000 तो मैंने साल के अंदर अंदर पे करना है, और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सालों में बाकी पैसे पे करने हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी? व्हिच इज पेएबल विद इन 1 ईयर। ऑन विच डेट आई एम स्टैंडिंग? 31/12/10 की रात। तो 31/12/11 तक कितनी पेमेंट करनी है? ये तरीका हुआ करेगा। 31/12/11 तक कितनी पेमेंट करनी है? 98। और उसके बाद कितनी करनी है? 107 प्लस 118। क्लियर? अच्छा, अब हम किया ये करेंगे, एक लेड पेंसिल से ना, सिक्के वाली पेंसिल से हम अपने की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लिया करेंगे बैलेंस शीट बनाते हुए। बैलेंस शीट बनाते हुए अपने साल की पेमेंट के नीचे, जब हम अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेंगे तो नीचे पेएबल पड़े होंगे। जब अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेंगे तो नीचे पेएबल पड़े होंगे। हमारे साल की पेमेंट कौन सी है? हमारा साल कौन सा है? हमारा साल कौन सा है? 31/12/10। हमारे साल की पेमेंट कौन सी है? अगर इस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दूं तो सारे नीचे क्या पड़े हैं? पेएबल। सारे नीचे क्या पड़े हैं? पेएबल। इसमें से बता दें 31/12/11 तक कितना पे करना है? इसको किसमें डाल दें? करंट में। ओके, इसको डाल दें करंट में। कितने भाईजान? कि भाईजान को किधर डालें? करंट में। और इन हजरात को नॉन करंट में डाल दें। और ऑब्वियसली, या फिर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो बता दें जी 1 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी। और इधर आपने लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी ही लफ्ज लिखना है, इधर कोई मसला नहीं जी। व्हाट इज करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी? 1 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 98। और इसके बाद 107 प्लस 118 बोले 225। ट्राई करें अगला साल। बस लीज लायबिलिटी थोड़ा सोचना पड़ा था, बाकी चीजें आपको पता है कि ऐसे ऐसे हुई। और लीज लायबिलिटी अगले साल की आप इंशाल्लाह खुद निकाल लेंगे।
इधर आइएगा। ये क्या है जी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में क्या आ रहा है जी? राइट ऑफ यूज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है? लीज लाइबिलिटीज। अच्छा, इसने कोई लोन वगैरह भी लिए हुए हैं और भी चीजें हैं। अच्छा, इसने नीचे ना करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसे शो कर दिया। इसमें अलग से शायद हमें पता नहीं लीज का कितना है, लेकिन करंट पोर्शन आपको पता है होता है। और अब आप नोट कर रहे हैं ऊपर क्या लफ्ज लिखा हुआ है, नीचे क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ऊपर नॉन करंट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन नीचे लफ्ज लिखा हुआ है दोबारा, करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन हम क्या लिखेंगे? करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में एक तो राइट ऑफ यूज नजर आ गया एसेट्स में, और लाइबिलिटी साइड पे क्या नजर आ गया? लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब आप ये जरा उर्दू में सफे के टॉप पे रजिस्टर पे लिख लें। बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए, बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। सफे के टॉप पे लिखें, बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए, बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए, हिंट क्या है? बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी लिखते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। गाइस, जब आप पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो नीचे क्या पड़े होंगे? पेएबल्स। नीचे पेएबल्स पड़े होंगे। ओके, आप बता दें जी आगे। ये लेड पेंसिल होगी और आप इसको रबड़ से मिटा देंगे। ये रबड़ है, नेचुरल रबड़। अच्छा, अब आप बता दें हमारा साल कौन सा है? चाचू, हमारा साल कौन सा है? 31/12/11। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन शरीफ लगा दें। आप बता दें 31/12/11 के लिए करंट कौन सा है? 1 ईयर नहीं, 31/12/12 तक। ये बोला करें 31/12/11 के लिए करंट साल कौन सा है? 31/12/12 तक। तो 31/12/12 तक कितना पे करना है? 107। और उसके बाद अगले सालों में कितना पे करना है? 118। और पता नहीं कितने साल, जितने मर्जी साल हो, अगले साल भी तो हो सकते हैं ना, सारे साल। ये कौन सा पोर्शन हो गया? नॉन करंट। बोलें जी, एक साल के अंदर अंदर कितना पे करने? 107। और एक साल के बाद और आगे सारे सालों में 118। क्लियर? मज गिव दूध, मुर्गा नहीं, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी गिव अंडे। तो लीज लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अगर पे ना करें तो क्या पे करना पड़ता है फिर? इंटरेस्ट। और मशीन क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। तो आप बता दें लेसी की बैलेंस शीट में क्या क्या जाया करेगा? वहां से भी आपको देख लिया क्या क्या जाया करेगा? राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी। करंट नॉन करंट में इसको तोड़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? एक सवाल जो जिंदगी के किसी मोड़ पे बच्चे पूछते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछते हैं, आप लोग भी जिंदगी के किसी मोड़ पे पूछेंगे कि इंटरेस्ट को भी तो करंट नॉन करंट में तोड़ के अलग अलग करें और इंटरेस्ट पेएबल भी दिखाएं। ना भाई, इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ कंधों पे पड़ता है। इंटरेस्ट को करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं आपने डालना कि आपके जहन में घर में जा रहा हो कि इंटरेस्ट भी तो ये करंट में डाल दे, ये नॉन। ना 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 ना, इंटरेस्ट पेएबल है ही नहीं। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को पे हो गया है, तो इंटरेस्ट पेएबल है ही नहीं। वो जो अगला इंटरेस्ट है वो तब बनेगा जब कभी इस्तेमाल करेंगे चीज को, अभी तो इस्तेमाल ही नहीं की। तो इसलिए प्लीज इस तरह ना सोचिएगा, जहन में ना इस तरह बात कि इंटरेस्ट को भी करंट नॉन करंट में करें। सिर्फ किसको करंट नॉन करंट में करते हैं? प्रिंसिपल को। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को करंट और नॉन करंट में। उस तरह जहन ना लेके जाएं, ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। ओके, अच्छा बच्चों, ये क्या है? ये क्या है गाइस? गाइस, ये क्या है? तो भी हमने क्या बनाया है? बैलेंस शीट। तो इसका क्या बनता है? नोट भी तो बनता है ना। अभी तो हमने क्या बनाया है? सिर्फ P&L बनाई है और
बैलेंस शीट बनाई है, और इन्होंने क्या बनाया हुआ इसका साथ साथ नोट। नोट नंबर तई 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 तई। ओए यार सही है, जंप तई 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 तई। ये राइट ऑफ यूज का देखने आए, लीज लायबिलिटी का नोट। राइट ऑफ, पेज नंबर 2 छोड़ें, राइट ऑफ ये तो वापस आ जाए। ये तो IAS 16 वाला ही नोट हो गया ना, कॉस्ट, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग कॉस्ट, अकोमोडेशन, ओपनिंग। लेकिन इसने थोड़ा सा ऐसे बनाया हुआ है, हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। तो IAS 16 जैसा नोट ही मांगा हुआ है, या IAS 38 जैसा। तो IAS 38 जैसा नोट मांगा हुआ है किसका? राइट ऑफ यूज का। तो अब राइट ऑफ यूज का नोट बना लेते हैं। अबू मैं आज एक और नोट बनाना सीख के आया हूं, पुत्र बना। ओके, अब नोट सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसे डीप डाउन जाके इंडल्ज हो गए सवाल के अंदर कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हम बनाते बनाते नोट भी बनाए। चलें जी, नोट्स MTL आप खुद ही बना दें, इसमें क्या मैंने क्या बनाना है। MTL नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके साथ क्या लिखते हैं यार? इसके साथ ना फॉर द ईयर लिखते हैं, नोट के साथ हमेशा फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि एज ऑन नोट आपको पता है ना, हम लोगों को नहीं बताते कितने। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/11। अच्छा, हमारे पास एक से ज्यादा एसेट है या एक ही एसेट है? एक ही एसेट है, तो उसी का नोट बना देते हैं। बोलेंगे नोट, नोट नंबर 22 था, उधर 22 हम भी इधर कर देते हैं, 23 था। चलो नोट नंबर 23। हाय यार, लेवल चेक करो हमारा, नोट 23। हमारा भी वो वाला लेवल हो सकता है ना, ऊपर नोट लिख के इधर 23 डाल दें। अच्छा जी, वापस आ जाएं। राइट ऑफ यूज, नोट का नाम राइट ऑफ यूज, और वही हेडिंग्स क्या चीज? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बताइए जी इसमें क्या क्या आता है? ओपनिंग नहीं, डिस्पोजल वगैरह तो कोई नहीं है, क्लोजिंग। और इधर क्या लिखें जी? नहीं, अमोर्टाइजेशन नहीं, अकोमोलेटेड चढ़ी हुई अभी तक IAS 38। ओके, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, और एंड पे बीवी नहीं भूलनी, एंड पे बुक वैल्यू। वो बुक वैल्यू से मैच करेगी ना 206 और 309 से। जी 2000 कौन सा? 2011 और 2010। तो सोच के बताएं, ये एसेट लीज पे लिया कब है? 1 जनवरी 10 को। तो 31/12/9 की रात पड़ा होगा। सोचें यार, सोचें, 31/12/9 की रात पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। तो 31/12/9 की रात नहीं पड़ा होगा, तो 2010 के शुरू में भी ये नहीं पड़ा होगा, बल्कि 1 जनवरी 10 को सुबह 9 बजे जब बैंक खुला होगा तब जाके लीज पे लिया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं मिटा देता हूं। ये कौन सा साल है? ये क्या तारीख है? असल में ये 1 जनवरी 10 नहीं होती, ये 31/12/9 का कैरी डाउन इधर आता है। 31/12/9 को तो ये एसेट ही नहीं था, तो ये 10 से मुराद होता है 1 जनवरी 9। एडिशंस हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। कितने की हुई हैं? 412। और क्लोजिंग 412। अच्छा जी, एक साल का डिफरेंस याद है जबानी? 103। उधर से कुछ नहीं देखना। एक साल वो जो राइट ऑफ यूज डेबिट किया था ना, वो ये वाला है जी। कितनी आ गई? तो 412 माइनस 103, 300। अच्छा, अब आपको पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम यूजर्स को कितना कंफर्टेबल कर रहे होते हैं कि ये आपको पता है, ये बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रहा था। ये थोड़ा सा इंडल्ज हो ना साथ, अभी थोड़ी देर पहले ये वाली फिगर्स कहाँ नजर आ रही थी? बैलेंस शीट के। अब हम नोट में गए 23, तो इस 309 की कहानी पता चल गई सारी। तो इट इज हाउ यूजर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं। अब अगला साल का खुद ही बना लें, 2011 का।
लीज लाइबिलिटीज का कौन सा नोट का नंबर लिखा हुआ था उसने, क्या लिखा हुआ था, उधर ही रखो ये। ओके ये क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। ये क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। कोई नया एसेट लीज पे लिया, डेप्रिशिएट हुआ अगले साल, कितना हो गया 20, ये 2061। तो ये नोट किसका बन गया जी, राइट ऑफ यूज का। ये पेपर में नहीं लिखना लेकिन इधर लिख लें, जस्ट लाइक IAS 16 या IAS 38, IAS 16 या IAS 38 जैसा एक नोट बनाया करना है आपने। हाँ आ सकती है बट लीज में वो नॉर्मली दूसरी चीज नहीं करता। ओके आवाज आ रही है रोने की, फोकस करें तो सोचें जरा, थोड़ा आवाज आ रही है रोने की। कौन रो रहा है, लीज लाइबिलिटी क्यों रो रही है लीज लाइबिलिटी? मेरा भी कोई नोट बनाओ, मेरा भी कोई नोट होना चाहिए। इसके नोट बनाई जा रहे हो तो मेरा भी कोई नोट होना चाहिए। ओके अच्छा ये लीज लाइबिलिटी का नोट जो है ना, इधर लाएं कैमरा, लीज लाइबिलिटी का भी एक नोट बनता है। ये नोट जो है ना, ऊपर उसने नोट नंबर 10 दिया हुआ था नंबर, मैं अभी जाके वहां से आपको नोट नंबर नहीं दिखाऊंगा, टाइम लग जाएगा। नोट नंबर 10 दिया हुआ था उसने। तो ये जो नोट नंबर 10 है ना लीज लाइबिलिटी का, ये कोई इस तरह का बनता है, क्या नाम होता है बोले, यानी लीज कैसे कैसे मेच्योर होनी है, इस किस्म का कोई हम नोट बनाने लगे हैं लीज लाइबिलिटी का। इसमें हेडिंग्स क्या होती हैं, करंट नॉन करंट नहीं होती, नोट में नॉन करंट करंट हेडिंग नहीं होती, क्या होती है, नॉट लेटर देन 1 ईयर। फिर इसने लिखा हुआ लेटर देन 1 बट नॉट लेटर देन 5, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सम अप कर गया चीजों को, इसलिए इसके नोट को हम फिलहाल नहीं देख रहे। लेकिन नोट का नाम बता दें आपको क्या नजर आया है, मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा नोट में सिर्फ 1 साल का बना रहा हूं, नोट फिलहाल आपके सामने 2 सालों का नहीं बना रहा। लीज लाइबिलिटी का नोट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और जो साथ, अच्छा चले छोड़ें, लीज अब हम क्या बनाने लगे हैं जी, लीज लाइबिलिटी का नोट। अच्छा ये आपको ना देखने में लग रहा होगा लीज लाइबिलिटी के, एक्चुअली लीज लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां प्रिंसिपल अमाउंट का कोई नोट नहीं बनता। लीज लाइबिलिटी के नोट या इस नोट जो बनाने लगे हैं, इसका मकसद ये है कि हमें पता हो हमने कितने पैसे अरेंज करके रखने हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर पैसों की जरूरत हो तो अरेंज करके रखने चाहिए। लीज लाइबिलिटी का नोट बनाने के लिए एक हेडिंग होगी मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा साल में सिर्फ एक ले रहा हूं फिलहाल, MTL बोले बोले नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, सिर्फ 1 साल फिलहाल मैं ले रहा हूं, 31/12/2010, सिर्फ 1 साल ले लेता हूं। अच्छा जी नोट होगा जी, मिसाल के तौर पे नोट नंबर चलो 10 कर देते हैं, इसका नाम क्या होगा जी, लीज, इसका नाम होगा लीज। एक थोड़ी सी अंग्रेजी सी आ जाएगी, अंग्रेजी क्या आ जाएगी, कंपनी एक्वायर्ड या वी एक्वायर्ड, बोले आगे, वी एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज एट एनुअल रेंटल, एट एनुअल रेंटल पेएबल इन, बोले 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 पेएबल इन एरियर्स, बस पेएबल इन एरियर्स। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट होता है छुपा हुआ, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज बोले 10%। बस इस तरह की कोई इंग्लिश आ जाएगी, 1-2 लाइन आ जाया करेगी। ये इंग्लिश कहां से उठाएंगे, सवाल से उठा के लिख लेंगे, इसको मैं बाद में नोट करने दूंगा। अगला जरा समझिएगा, हेडिंग क्या पढ़ी अभी हमने, मैच्योरिटी एनालिसिस, यानी लीज कैसे कैसे मैच्योर होगी। अच्छा कॉन्ट्रैक्चुअल, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होगा 130 दिन है, बोले हाँ या ना बोल दें। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल
भाई ये जो है ना फिगर, ये फिगर अनडिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड फिगर है, और ये इसका डिस्काउंट है। बोले ये फिगर क्या है? अनडिस्काउंटेड, ये आफ्टर डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, बोले बोले कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड, ये ऐसी एक हेडिंग सी है। ओके, अब आप मुझे बता दें वो काम जो लीज लायबिलिटी के साथ किया, सॉरी वो काम जो हाँ लीज लायबिलिटी के साथ किया था बैलेंस शीट बनाते हुए, वही काम सोफी से आपने यहां करना है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी है, लेकिन अब करंट नॉन करंट नहीं करना, अब एक एक साल को पकड़ के अलग करना है। अब क्या करने बोले? एक एक साल को पकड़ के अलग करना है। एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। मजा नहीं है, दोबारा करते हैं शुरू से। बोले 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 इस उर्दू बोले इसकी। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, अगर अगली पेमेंट होती तो 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। ओके, उर्दू में कर लेते हैं, कोई नहीं, खैर है। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर। ओके ओके, ये बोले 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 क्या इंग्लिश यहां पे आएगी? लेस देन, एग्जैक्ट वो इंग्लिश यूज कर लें जो हमने नोट्स में की हुई है, ताकि आपको कंफ्यूजन आए। लेस देन 1 ईयर का हमने लफ्ज नोट्स में लिखा, छोड़े नोट्स में कहां लिखा हुआ है? लेस देन 1 ईयर, नोट्स वाली इंग्लिश यूज कर लें। लेस देन बोले 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 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, लेस देन 1 ईयर। इसमें सिर्फ कौन सी फिगर्स आनी है? हाँ, खड़े किस दिन है? 31/12/2 को, 31/12/10 को। एक तो पेमेंट हो गई है ना, अब बकाया पेमेंट्स लीज लायबिलिटी की कितनी रह गई हैं? 1, 2 और 3। 1 साल के अंदर अंदर कितना? 130। अच्छा, अब इधर पता है क्या आता है? इधर आती है इंग्लिश, लेटर देन 1 ईयर बट नॉट लेटर देन 2 ईयर्स। लेकिन आईकैप ने अपनी किताब में, अल्लाह भला करे, आसान कर दिया हुआ है काम, यहां लिख दिया हुआ है 1 to 2 ईयर्स। हालांकि ये इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इससे बात समझ नहीं आती, लेकिन वो जो उर्दू वाली बात थी वो ज्यादा अच्छी थी हमारी। तो उर्दू वाली बात जहन में होनी चाहिए, लिखते हुए इंग्लिश आसान वाली लिखते हैं, कोई मसला नहीं। 1 to 2 ईयर्स, लेकिन 1 to 2 ईयर्स छोड़ें, 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर कितना? रोने की आवाजें आ रही हैं, मुझे भी ले जाओ कहीं। इसको ले गए हो, इसको ले गए हो, मैं मत रहे, इसको भी ले जाते हैं। छू छू बोले गाइस, छू 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 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स। कितना हो गया जी? 1। अच्छा, आपके समझने के लिए आगे चल रहा हूं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 to, कोई नहीं है, कुछ ज्यादा 520 ना लिख दे खुदा के लिए। 4 to 5 ईयर्स, कितना? अब 4 to 5 में बस है। अब अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबी लीज है, कोई 20 साल की, तो आप तो यही फिर लाइनिंग मारते रहेंगे और आप इंजॉय करते रहेंगे। 12 साल के बाद 13 साल के अंदर अंदर, 13 साल के बाद 14 साल के अंदर। तो पागल स्टैंडर्ड कहते हैं छोड़ यार, इसको लिख दो लेटर देन 5 ईयर्स, बस इन सबको इकट्ठे कर देना है। वो फिर अगर एक से ज्यादा भी पेमेंट हुई, मिसाल दे रहा हूं, तो उनको क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे। ऐसा भी कोई सवाल मैं आपको बता दूंगा, लेटर देन 5 ईयर्स। तो फॉर्मेट तो पूरा बना लें, कोई हर्ज नहीं, फॉर्मेट पूरा बना लें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन 3 पे रोक देना एनफ था। लेकिन आज पहली क्लास है तो फॉर्मेट पूरा बना लें। 3, इससे पता क्या चलेगा और इसका मकसद बताएं क्या है? जल्दी जल्दी 130 अरेंज करके रखें, बाकी 130 भी अरेंज करना शुरू कर दें, वो भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये वाला 130 आराम से ही जरा जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए वालिद साहब लिख लेते हैं किसी सफे के ऊपर अकेले में जाके कि बेटे ने अगले 6 महीने में इतने पैसे मांगने हैं, उसे अगले 6 महीने में इतने पैसे मांगने में, अभी से उसके मुताबिक प्लानिंग करने लग जाऊं, ठीक है। और छोटा भी बड़ा हो गया, उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज से कराने थे, तो ये प्लानिंग सारे वालिदैन कर रहे होते हैं, मेच्योरिटी एनालिसिस के, किस किस बच्चे पे कब कब कौन कौन सा खर्चा आना है। चलें जी, नोट कर लें। इधर लाओ कैमरा, ये देखें कंजूस अवाम, नॉट लेटर देन 1 to 5 इन्होंने एंजॉय नहीं किया, इन्होंने 1 to 5 सारा इकट्ठा कर दिया। इसकी भी इजाजत है, लेकिन हम एक एक साल अलग अलग किया करेंगे, हम एक एक साल अलग अलग किया करेंगे, क्योंकि मजा आता है ना। क्या 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, सवाल खत्म हो गया।
इन्होंने फॉर्मेट में कोई और चीज़ें भी डाली हुई हैं, वो आप देख के मेरे से कोई सवाल मत पूछिएगा। आई कैप जिस फॉर्मेट में नोट बना रहे हैं मैं आपको उस पर बना के दे रहा हूँ, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सारा नहीं देखना होता। चलें जी, आपके पास सामने लीज की प्रेजेंटेशन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आ गई सिवाय कैश फ्लो के, कि कैश फ्लो में लीज कहाँ शो होती है, उसको छोड़ें, वो हमारे स्कोप में नहीं फिलहाल। कैश फ्लो में लीज कहाँ शो होती है, लेकिन P&L में लीज कहाँ शो होती है ये भी पता चल गया। बैलेंस शीट में लीज कहाँ शो होती है ये भी पता चल गया। नोट अनलकीली दो बनते हैं इधर, एक नोट कौन सा और दूसरा नोट। लेकिन माजरत के साथ एक बात कर रहा हूं, हमारी किताब में जितने सोल्यूशन होंगे उनमें मैंने ये वाला नोट कंजूसी की वजह से नहीं बनाया, ये वाला नोट, क्योंकि ये आपको बनाना आता है। तो अनलकीली किताब में जब भी नोट मांगा जाएगा, पेपर में आप ये दोनों बनाएंगे, पेपर में आप दोनों बनाएंगे। अनलकीली किताब में जहां भी नोट मांगा जाएगा आप सॉल्यूशंस में देखेंगे सर कौन सा नोट बना होगा, मैच्योरिटी एनालिसिस, क्योंकि ये ऐसा है आपके लिए नई चीज़ है जिसकी आपको रिवीजन चाहिए। लेकिन किताब में जरा कंजूसी की है मैंने, तो ये वाला नोट नहीं बनाया जगह। तो बता दें जी लेसी, अब जरा चीज़ें ज़बानी याद करें, लेसी की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बगैर देखे बताएं, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। और हमने अपने याद रखने के लिए रखा हुआ है कि राइट ऑफ यूज उधर जाके डेप्रिसिएशन देता है और लीज लायबिलिटी जाके इंटरेस्ट देती है। अच्छा, नोट कितने बनने हैं, दो, नंबर 1 और नंबर 2। लीज लायबिलिटी का नोट नहीं होता असल में, नंबर 2 मैच्योरिटी एनालिसिस। राइट ऑफ यूज का तो उसी तरह का नोट बना है। मैच्योरिटी एनालिसिस जरा बता दें क्या बनेगा। मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए भी एक बात लिख लें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए भी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये बात लिखी थी ना अभी लीज लायबिलिटी के लिए भी, तो लिखें मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए भी हमारे साल की पेमेंट के नीचे, तो नीचे पेएबल पड़े होंगे ना, फिर तो पता चल जाएगा लीज ने कैसे मैच्योर होने। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए भी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। चलो छोड़ो यार, रिवीजन करें बस, रिवीजन। खुद रखो कैमरा थोड़ी देर यार। चलो भाई ले आओ इधर कैमरा। तरीका भाई, ये कैप 7 ही चली जा रहा है यार, ये तो काफी दिनों से नहीं देखा मैंने। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था IAS 38 का होमवर्क, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है, आप डिस्कस्ड फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनकी तरफ आ जाएं जी। तो एक सवाल है, कैलकुलेटर आप पकड़ लें, ये मैंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या व्हाइट बोर्ड नहीं बनाना, बस आपकी इधर ही बैठे बैठे रिवीजन करानी है। तो आज के नोट्स में सवाल है अली, अच्छा ये ना मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है, इसको क्वेश्चन 2 जब किताब इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी ना, तो लेक्चर नोट्स वाला जब आप चैप्टर खोलेंगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन 2 आपको मिल जाएगा, तो इसलिए ये किताब में अवेलेबल होगा सवाल। अच्छा अभी तो आज जानी है, तो जाने वाले पता नहीं कब आते हैं। ओके, लीज वाज साइंड ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर 5 years। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना, इन्होंने ये सवाल नहीं पूछना कि सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, कौन सा टॉपिक किस दिन खत्म होना है, फलां टॉपिक कब शुरू होने हैं। प्लीज़ ये वाले सवाल जो है ना मत पूछा करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको 3-4 फरवरी तक फारिग कर दिया जाए। ओके, क्वेश्चन 2, मुझे भी पता है कितने जनवरी आप बोलना चाह रहे हैं, चुप कर जाए। अ लीज वाज साइंड ऑन 1 जनवरी 2011। एक लीज साइन हुई किस दिन, 1 जनवरी 11 को, फॉर एनुअल रेंटल आर ₹10,000 पेएबल इन एरिया। चलें जी जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू निकालें, टेल टू लेटर पकड़ें, जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू निकालें। इंटरेस्ट रेट 16% है। हाँ इत्तेफाकन फेयर वैल्यू भी वही है,
वो बात छोड़िए, अभी फेयर वैल्यू भी इत्तफाकन वही आ रही है। चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी हजरात? 10,000 कितनी दफा आने हैं? 5 दफा। 10,000 इंटू 1 माइनस 1.16 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.16। जी जवाब क्या आ गया? कैलकुलेटर पे किस किसने निकाला है? ओके गुड। चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैंने इसलिए बना के लाया हूँ घर से, और किताब में भी बना होगा, ताकि हम सिर्फ अपनी डिस्कशन किस पे रखें। मैं सिर्फ 2 चीज़ें अब आपसे पूछनी है। मैंने एक तो बैलेंस शीट आपसे बनवानी है, और दूसरा मैंने मैच्योरिटी एनालिसिस बनवाना है। सारी चीज़ें नहीं आपसे बनवानी इसकी। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहाँ से शुरू होगा? 32743 से। लीज किस दिन शुरू हो रही है? ये काम जनवरी 11 को। पहली किस्त बोले, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, 5वीं किस्त, और चलते चलते 0 आ जाएगा। ये शेड्यूल तो बनाना आता है ना? कैसे शेड्यूल बनता है? 32743 पे 1-2 साल जरा कर लें। 32743 पे लगाएं 16%। लगाएं कैलकुलेटर पकड़ें। 5239। अब कैलकुलेटर पकड़ें, 10,000 में से माइनस करें 5239, 4761। 32743 में से 4761 माइनस करें 27982। क्लियर? अच्छा मुझे ये तो बता दें आप, शायद आपने लिख भी लिया हो, एलपी क्या है, पीवी ऑफ एलपी क्या है, और इंटरेस्ट कितना है? एलपी बताएं। 10,000 इंटू 5, 50,000 टोटल देने हैं हमने बैंक को प्रिंसिपल की मद में, और टोटल इंटरेस्ट रिमेनिंग तो मैनू भी पता ना, कड्डो बाहर 17257। क्लियर? ये कितना है? 50,000। ये 32, और ये ऑनलाइन वाले पास करके अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें अपने रजिस्टर पे। कितना है जी बोलें? आपके पास सफा बांटस में पड़ा हुआ है 17257। क्लियर? अब हजरात सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपने। 31/12/11 की बैलेंस शीट लीज लायबिलिटी सिर्फ शो कर दें मुझे। 1 मिनट दे रहा हूं। 31/12/11 की बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी, जल्दी करें। वो एक तारीखी फिक्रा पढ़ लें जो आपने मादरी जबान में लिखा था। लाइन लगा दें। लो जी लाइन लगा दी यार। 31/12/11 की बैलेंस शीट बना दें। राइट ऑफ यूज नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लीज लायबिलिटी। बैलेंस शीट फिजिकल के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन के अपने फायदे हैं। फिजिकल वाले भी व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले व्हाइट बोर्ड को देख नहीं सकते बनाते हुए। फिजिकल वाले लेट हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, ऑनलाइन वाले लेट होने की परेशानी कोई नहीं। फिजिकल वालों ने रिवाइज करना हो तो उसके बाद जाते हैं, ऑनलाइन ने रिवाइज करना हो तो लेक्चर दोबारा खोल लेते हैं। फायदे नुकसान दोनों अपनी अपनी जगह हैं। छुट्टी कर लें फिजिकल वाले तो छुट्टी हो जाती है, ऑनलाइन वाले छुट्टी। लेकिन ऑनलाइन वाले का एक बड़ा नुकसान होता है कि एक तो लेक्चर छोड़ देते हैं, फिर आखिरी दिनों में फरवरी में कुछ 10-15 का स्टॉक रखा होता है। आप भी शायद इस तजर्बे में 20-25 का स्टॉक पड़ा होता है। अच्छा ओके जी, क्या बनाना है? 31/12/11 की बैलेंस शीट। 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। चलें जी, बैलेंस शीट कब की बनानी है? 31/12। अभी नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज जाना है, वो मुझे पता है, उसको छोड़ें। एनसीएल से मुराद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। किस साल की बैलेंस शीट सिर्फ चाहिए? 31/12/11 की। अच्छा जी, आप बता दें 31/12/11 के लिए एक साल कौन सा है? 31/12/12। तो 31/12/12 किस से मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया था, रेड से, ब्लू से, मुझे याद है। एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 5523। और इसमें ये नहीं होगा 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, इसमें ये नहीं होगा। ये बैलेंस शीट बन रही है तो इसमें क्या होगा? ये सारा का सारा किसमें चला जाएगा बोले? नॉन करंट में। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी,
तो असल में लाइबिलिटी देखे ना, क्रिएट कितने पे हुई थी? 32743 से क्रिएट हुई थी। फिर हमारे साल शाम 5 बजे पे कितने से हो गई? तो लाइबिलिटी है कितनी? असल में ना ये 27, जरा देखिएगा, ये कह रहा हूं, ये आपका दिमाग खोल के रख देगा, साथ वाला परेशान ना हो। असल में ये 27982 के दो हिस्से हैं। 27982 की हमारी लाइबिलिटी है, उसका ये वाला हिस्सा कौन सा है? करंट पोर्शन, और ये सारा नॉन करंट पोर्शन। ओके, बता दें जी, लिख तो लिया ही होगा आपने। करंट पोर्शन कितने हैं? 55, और कैलकुलेटर पे जब आपने इन तीनों का टोटल किया तो वो आ गया 22459। अच्छा जी, अब आप मेच्योरिटी एनालिसिस बना दें 31/12/11 के साल का। 31, 2 सालों का नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 1 साल का। 31/12/11 के साल का मेच्योरिटी एनालिसिस। इकतीस 12/11 के ही साल का मेच्योरिटी एनालिसिस। हाथ खड़ा करने बन गया तो वेल डन। नहीं नहीं नहीं, मेच्योरिटी एनालिसिस में इंटरेस्ट नहीं आना मेरे भाई। मेच्योरिटी नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट इसमें पड़ा हुआ है ना। मेच्योरिटी एनालिसिस में बस इंस्टॉलमेंट आनी है। आप सही कह रहे हो, उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पड़े हुए हैं, बस इंस्टॉलमेंट आनी। मेच्योरिटी एनालिसिस में सिर्फ ये वाला कॉलम, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पड़े होते हैं, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसमें बस किस्त आनी है, ये याद रखो। अच्छा, एक और बात कर दूं, आपने नोट तो कर ही ली होगी। बैलेंस शीट बनाते हुए हम प्रिंसिपल के टुकड़े कर रहे थे। बैलेंस शीट बनाते हुए ना लॉजिक्स पे चलते हैं। नोट्स बनाते हुए कुछ ज्यादा लॉजिक्स नहीं होती, जो यूजर्स की डिमांड होती है उसके मुताबिक हम कर देते हैं। तो बैलेंस शीट P&L तो जनरल एंट्री से आगे निकलता है ना, लेकिन नोट तो फरमाइशी प्रोग्राम होता है। तो नोट बनाते हुए आपको पता है हमने सिर्फ किस वाले कॉलम को देखा था? इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम को। क्लियर? अच्छा जी, अब बता दें किस साल का नोट बनाने हैं? 31/12। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऊपर साथ ही लिख रहा हूं। फॉर ईयर एंडेड बोले 31/12/11। मिसाल के तौर पे नोट का नंबर 10 लीज। इसमें 10.1 में थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी लीज एग्रीमेंट की, और 10.2 बोले क्या? मेच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। ओके, वापस आ जाए। वैसे ना इनको एज इट इज लिख दिया करें। ओए थले आ, मीनू भी ले जाओ, आजा तू भी आजा। मैं मत रहा, मैं भी जाने। ओके यार, अबू बकर अब तो ताता नहीं है। अच्छा, छुप क्यों रहे हो तुम लोग? सामने आओ यार, हाथ धोगी, चोरी कर रहे हो। लेस देन 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, घर में ऐसे बोल रहे हो ना, आपने सवाल करते ना, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। ओके जी, टोटल बता दें 40,000। इसका मकसद अगर कोई पूछे तो मकसद इसका यह है, कैश फ्लोज मैनेज करने होते हैं। बिजनेस ने अपने कैश फ्लोज मैनेज करने होते हैं। पता हो कि अगले साल तक 10,000 अरेंज करें, फिर अगले साल और 10,000 अरेंज करें। तो कैश फ्लोज मैनेज करने के लिए ना लोग देखते हैं कि ये कैश आउटफ्लो कितना होना है, और ये क्या होती है, इधर सिर्फ क्या आती है बोले, किस्त आती है। किस्त से क्या मुराद है? इंस्टॉलमेंट। कितने लोगों ने दोनों चीज इसी तरह बनाई थी? ओके, इधर देखिएगा, एक तोहफा है आपके लिए। तोहफा है, तोहफा है, तोहफा है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हाँ, टाइम है, मुझे पता है, प्लान करके आया हूं। नहीं, होमवर्क नहीं करना ये चाचू। होमवर्क जो है वो अगले सफे पे है। होमवर्क आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन होगा, जब बुक आ जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो होगा।
बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पास पेपर्स होंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, लेक्चर नोट होंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो पहला सवाल है वो आपका होमवर्क होगा और होमवर्क का सोल्यूशन भी साथ दिया हुआ है। ओके चलो छोड़ो यार ये सवाल, सिर्फ पढ़ लेते हैं, डिस्काउंट वगैरह कर लें, फिगर्स कल इंशाल्लाह करेंगे। सवाल पढ़ लें। मजा आया ना, फिर रिवीजन होगी, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। अच्छा यार मुझे पता नहीं था। गुड, ठीक है रखो। ऑन 1 जनवरी 2012 BTL acquired a machine on lease from a bank. Details of lease are as follows. Cost of machine is 84611। ये बैंक ने मशीन कहीं से खरीदी होगी ना फिर, और खरीद के किसको दी होगी? लेसी को। द लीज टर्म एंड ये रंग ही बदल गए, देखे सवाल के, ये दो चीजें दे रहे हैं क्या? लीज टर्म कितने साल है जी, और यूजफुल लाइफ। फिलहाल हमारी बहस कल होगी यूजफुल लाइफ के ऊपर। फिलहाल मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस्तें कितनी पे करनी है? 3 साल तक। अब पढ़ें क्या लिखा हुआ है। लीज टर्म इज 3 years। वो जो नया ट्विस्ट आया उसको कल देखेंगे। लीज टर्म इज 3 years। अल्लाहु अकबर। किस्तें साल बाद पे करनी है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। ओके और आगे बताएं जी, कब किस्त पे होगी? 1 जनवरी 12 है ना, तो 6 महीने कब खत्म होंगे? 30 जून को। और फिर अगले 6 महीने तैयार। ओके इंटरेस्ट रेट इन द लीज इज 22%। ओके रिक्वायरमेंट को मैं अभी गायब करता हूं। होमवर्क में तो ऐसा सवाल नहीं होगा ना, होमवर्क में तो एनुअल रेंटल वाला ही सवाल होगा। एक दफा ना होमवर्क करने से पहले क्वेश्चन 2 को जरा एक दफा देख लीजिएगा अच्छी तरह। इसका शेड्यूल आपने पूरा बनाया नहीं है, इसका शेड्यूल एक दफा पूरा बना लीजिएगा। होमवर्क अगले सफ़े पे है नोट्स के आज के। हाँ जी बताएं हजरात, मुझे अगर आप डायग्राम बना दें, बच्चों वाली बात है, डायग्राम बना दें कि किस्तें कितने साल तक पे करनी है। 12 के साल, 13 का साल, 12 का साल, 13 का साल और 14 का साल। 12, 13, 14 जी। क्या? हाँ जी, ये क्या तारीख है? 1 जनवरी 12। पहली किस्त कब देंगे? 30 जून 12 को, और दूसरी किस्त 31/12/12 को। बताएं जी पहली किस्त कितनी देंगे? 30,000 ज्यादा हो जाएगी, 20 कर लें। 20,000 सही है। 20,000 इधर भी, 20,000 इधर भी, इधर भी 20,000 इधर भी, और इधर भी। हिम्मत करके इस आखिरी वाले 20 को भी आवाज मारनी है, इसको भी आवाज मारनी है, इसको सबको बुलाना है इधर। डिस्काउंट करके इन सबको किधर बुलाना है? बोलें 1 जनवरी। गैप सेम है, 6 महीने, 6 महीने, 6 तो 6 महीने का गैप है, तो इसका मतलब है गैप सेम है, अमाउंट्स भी सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला डिस्काउंट करने के लिए लग सकता है? एनओटी वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन रेट हमें पर एनम दिया हुआ है और किस्तें हमें सेमी एनुअल दी हुई हैं। रेट कौन सा दिया हुआ है? पर एनम, और किस्तें सेमी एनुअल। बस ठीक है, अब कल इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं इस पर। तो इसका डिस्काउंट कल करेंगे। 2 मिनट अल्लाह का शुक्र है, 3 मिनट हमारे पास बच गए हैं। ये IS 38 में आपको पास पेपर, ये क्वेश्चन 5 आपको दिया है। ऑन 30 जून 2004 हबीब लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट प्लीज that it had been manufacturing Allahu Akbar illegally since this product happened to be ये किसी और का नाम है, किसी और की चीज है। पेटेंट होते किसी ने अपने नाम करवाई हुई है ये, और हम पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर विच इट डिड नॉट हैव द, हमारे पास राइट नहीं थे, और हम इसे क्या कर रहे थे? हम इस प्रोडक्ट से चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे थे। कोई फार्मूला होगा, कोई डिजाइन होगा, कोई चीज होगी, दूसरों का नाम इस्तेमाल करके या दूसरों का डिजाइन फार्मूला इस्तेमाल करके हम कर लें जो करना है। आपने थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, आप जहां जहां हैं वहीं रुक लें। अच्छा, HL इमीडिएटली शट डाउन इट्स फैक्ट्री। हमने प्रोडक्ट बनाना दूर की बात, हमने फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए। एंड हायर्ड अ फर्म ऑफ
टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ इन द एक्विजिशन ऑफ, हमने सोचा खरीद लेते हैं, लेवल चेक किया हमारा, मैंने कहा ठीक है किसी की चीजें तो हम खरीद लेते हैं। अच्छा, लीगल फीस ऑफ 50,000 वर इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई 2004। आगे, लीगल प्रोसेस वाज फाइनलाइज्ड ऑन, HL was then required to pay 8 lakh to purchase the rights, including 80,000 in refundable taxes. During July factory shut down, factory shut down होगी, ओवरहेड कॉस्ट 40,000 आई हैं। ये बताते हैं फैक्ट्री को शट डाउन हो जाए तो ओवरहेड कॉस्ट वगैरह हैं, ये क्यों कैपिटलाइज होती हैं या ये एक्सपेंस में जाती हैं? ये तो एक्सपेंस में जाती है, फैसी फैक्ट्री बंद हो गई, हड़ताल वगैरह हो गई, कुछ मसला हो गया होगा। Significant market share was lost with the result that HL's total sale over August and September was 20,000, but its expenses were resulting in loss of 30,000। हमें नुकसान आया 30,000 का। फैक्ट्री बंद होना भी एक वजह हो सकती है और ये वजह भी हो सकती है कि हमारा नाम बदनाम हुआ था। ये लॉस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं लॉसेस? ना ना ना, ये तो चीजें बेच के लॉस आया है, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। एक लॉस पड़ा था इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का भी लॉस पड़ा था, शुरू में ऑपरेट करने से लॉसेस तो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, जो चीजें बना के लॉसेस आ रहे हैं। और इन द एंड to increase market share, HL spent an extra 25,000 on marketing। हमने कहा अब हम जरा पहचाने जाएं, उसके लिए हम मार्केटिंग का खर्चा करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है, दिस मार्केटिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल इन द रिजल्टिंग इन द सेल्स। ये तो बहाने मार रहा है इधर उधर के, पता नहीं क्या लूट मचा दूंगा मैं इस मार्केटिंग से। मार्केटिंग तो क्या रहनी है, मार्केटिंग ही रहनी है। अब टोटल करके आपने सिर्फ एक आधे मिनट का सवाल होगा, कॉस्ट निकालनी है। फिर एक दो तीन चीजें मैंने डिस्कस नहीं की, वो आप पे छोड़ी हैं, वो खुद ट्राई कीजिएगा, वो कल डिस्कस करेंगे।